हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने क्लास 12 के जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सब्जेक्ट है या कृषि रसायन सब्जेक्ट है उसका आज अपने 10वां लेसन करेंगे जिसका नाम है जैव रसायन। आज अपने इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 10वां लेसन है ये 8 नंबर का लेसन है, मतलब वार्षिक परीक्षा में इस लेसन में से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आपकी जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है इसमें जितने भी लेसन हैं उन सभी लेसनों में से सबसे ज्यादा नंबर का जो लेसन है वो है आपका 10वां लेसन है जैव रसायन, जिसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको इस लेसन के नोट्स चाहिए, जितना भी मैं आपको आज इस वीडियो में करवाऊंगा इसके आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में, तो आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9782066122 इस पर मेरे को आप मैसेज कीजिए। मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको जितना मैं आज करवाऊंगा उतने आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। तो चलिए अपने जो लेसन है ये स्टार्ट करते हैं। तो अपने लेसन शुरू करते हैं जिसका नाम है जैव रसायन। ये जो जैव रसायन है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैव प्लस रसायन। जैव का मतलब क्या होता है? बायो, जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हो। जैव का मतलब है बायो और रसायन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? केमिस्ट्री। तो जो बायोलॉजी होती है या बायो के अंदर अपने किसका अध्ययन करते हैं? पादपों और जंतुओं का अध्ययन अपने करते हैं बायो के अंदर। और केमिस्ट्री के अंदर अपने किसका अध्ययन करते हैं? बहुत सारे रसायनों का अध्ययन करते हैं, मतलब बहुत सारे केमिकलों का अध्ययन करते हैं। तो जैव रसायन का क्या मतलब होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें संजीवों में होने वाली, मतलब बायोलॉजी के अंदर अपने किसका अध्ययन करते थे? पादपों और जंतुओं का, मतलब संजीवों का। कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें संजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे अपने क्या कहते हैं? जैव रसायन कहते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर संजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे जैव रसायन कहते हैं। और ये जो जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री शब्द है सबसे पहले कार्ल न्यूबर्ग ने दिया था। तो आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है कार्ल न्यूबर्ग, ये नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सभी संजीवों को, चाहे वो पादप हों या जंतु हों, कि सभी संजीवों को अपनी सामान्य क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, उन्हें यदि कोई भी क्रिया करनी है तो उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे मैं अब बोल रहा हूं तो मुझे बोलने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि जैविक अणु। अब जैविक अणु कौन से होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। तो ये जो ऊर्जा है वो जैविक अणुओं से प्राप्त होती है। जैविक अणु कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो ये जो लेसन है अपना जैव रसायन, इसके अंदर अपने इन्हीं जैविक अणुओं का अध्ययन करना है। मतलब जैव रसायन के अंदर अपने इन्हीं जैविक अणुओं का अध्ययन करेंगे। पहले अपने पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फिर अपने पढ़ेंगे प्रोटीन और वसा के बारे में। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये लैटिन भाषा का शब्द है। इस कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बो है, कार्बो का मतलब क्या है? कार्बन, और हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? जल के अणु। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बो का मतलब कार्बन है और हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? जल के अणु। अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन व जल के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इन्हें अपने क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं सामान्य भाषा में। और सामान्यतः ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है ग्लूकोज, ग्लूकोज भी क्या है? कि कार्बोहाइड्रेट्स है। तो सामान्य जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका सूत्र क्या होता है? ये सूत्र होता है उनका CxH2O और बाद में ब्रैकेट के बाद में क्या आएगा? Y। इसका अपने आगे जाके मतलब समझेंगे कि जो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं उनके जो बीच का अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके ग्लूकोज का सूत्र याद है तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6। अब यदि मैं आपसे यहाँ पूछूं कि यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अनुपात कितना है, तो आप इस प्रकार अनुपात निकालोगे और अनुपात क्या आ जाएगा? 1:2:1। तो जो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:2:1। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो लैटिन भाषा का शब्द है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन और जल के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब यहाँ पर ये कार्बन आ गया और जल के अणुओं का सूत्र, जल में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए और ऑक्सीजन आ गई। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। ये अनुपात हमेशा नहीं होगा, लेकिन जो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें यही अनुपात होता है।
आगे अपने इसी बात को लिखा हुआ है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन व सल्फर के तत्व भी पाए जाते हैं। जैसे अपने अभी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:2:1। लेकिन ये पॉइंट क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स में, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन व सल्फर के तत्व भी पाए जाते हैं। फिर अपने देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की परिभाषा कि वह पदार्थ जो जल अपघटन होने पर एल्डिहाइड या कीटोन समूह को उत्पन्न करते हैं। मतलब एल्डिहाइड समूह कौन सा होता है, जिसमें लिखा होता है CHO, और कीटोन कौन सा होता है, जिसमें लगा होता है C+O। तो वह पदार्थ जो जल अपघटन होने पर एल्डिहाइड या कीटोन समूह को उत्पन्न करते हैं तो उसे अपने क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। या इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के व्युत्पन्न होते हैं या इसके यौगिक होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है कि जो OH ग्रुप हैं इनमें ज्यादा होते हैं। पॉली का मतलब ज्यादा, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप, कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के व्युत्पन्न होते हैं या इनके यौगिक होते हैं। या अपन इस प्रकार भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जो पदार्थ या वह पदार्थ जो जल अपघटन होने पर एल्डिहाइड या कीटोन समूह को उत्पन्न करते हैं वे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को अपने 3 मुख्य वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। यहाँ पर मोनो का मतलब क्या है? मोनो का मतलब है एक, और सैकेराइड का मतलब क्या होता है? शुगर, मतलब शर्करा। मतलब मोनोसैकेराइड में कितनी शर्कराएं होंगी? 1 शर्कराएं। ओलिगोसैकेराइड का मतलब होता है, यहाँ पर ओलिगो का मतलब है 2 से लेकर 10 तक, और सैकेराइड का मतलब क्या होगा? शर्करा। मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से लेकर 10 शर्कराएं पाई जाती हैं वो किस में आती हैं? ओलिगोसैकेराइड में आती हैं। और पॉलीसैकेराइड, मतलब पॉली का मतलब क्या है? 10 से ज्यादा, और सैकेराइड का मतलब शर्करा। तो पॉलीसैकेराइड्स कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें 10 से ज्यादा शर्कराएं पाई जाती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स किस में आते हैं? पॉलीसैकेराइड में आते हैं। जिसमें सिर्फ 1 शर्करा पाई जाती है वो आते हैं मोनोसैकेराइड्स में, और जिस कार्बोहाइड्रेट्स में 2 से 10 शर्कराएं आती हैं वो आते हैं ओलिगोसैकेराइड में, और जिसमें 10 से ज्यादा शर्कराएं आती हैं वो किस में आते हैं? पॉलीसैकेराइड में। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। तो अपने स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में, कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और सैकेराइड का मतलब क्या है? शर्करा। कि मोनोसैकेराइड्स वे सरलतम शर्कराएं हैं जिन्हें जल अपघटन द्वारा पुनः छोटी इकाइयों में विभक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स के अंदर सिर्फ एक ही शर्करा पाई जाती है। तो इसलिए यदि अपने इनका जल अपघटन भी कर दें तो इन्हें अपने पुनः छोटी इकाइयों में विभक्त नहीं कर सकते। मतलब जैसे ओलिगोसैकेराइड हैं, ओलिगोसैकेराइड में तो 2 से लेकर 10 शर्कराएं पाई जाती हैं। यदि इनका जल अपघटन होगा तो ये मोनोसैकेराइड्स में टूट जाएंगे। मतलब कोई एक ऐसा ओलिगोसैकेराइड है जो 2 शर्कराओं से मिलकर बना है, तो जब उसका जल अपघटन होगा तो वो 2 अलग अलग शर्कराओं में टूट जाएगा। ठीक है। लेकिन जो मोनोसैकेराइड है वो तो सिर्फ एक ही शर्करा से मिलकर बना है। जब अपने इस एक शर्करा का जल अपघटन करेंगे तो शर्करा ही रहेगी, वो आगे अपनी पुनः छोटी इकाइयों में टूट नहीं सकती। और जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनके अंत में ओज लगा होता है। ठीक है। तो ये अपने याद रखना है कि जो मोनोसैकेराइड्स होंगे सभी उनके एंड में क्या होगा? ओज लगा होगा, OSE। फिर आता है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इन्हें ट्राइओज का मतलब 3 कार्बन, टेट्रोज मतलब 4 कार्बन, पेंटोज मतलब 5 कार्बन, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन, हेप्टोज मतलब 7 कार्बन। कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड्स को ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज समूहों में वर्गीकृत किया गया है, और एल्डिहाइड व कीटोन समूह के आधार पर इन्हें एल्डोज व कीटोज समूह में विभक्त किया गया है। मतलब ऐसा मोनोसैकेराइड्स जिसके अंदर 6 कार्बन है तो उस मोनोसैकेराइड को अपने क्या कहेंगे? हेक्सोज। ऐसा मोनोसैकेराइड जिसके अंदर 3 कार्बन है तो उसे अपने क्या कहेंगे? ट्राइओज। ठीक है। आगे अपने एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। और ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो उस मोनोसैकेराइड को अपने क्या कहेंगे? एल्डोज। और ऐसा मोनोसैकेराइड जिसके अंदर कीटोन समूह होता है उसे अपने क्या कहेंगे? कीटोज। इसे अपने एक आगे टेबल के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। ये अपनी वो टेबल है। इस साइड शर्कराओं के नाम लिखे हुए हैं। मतलब ट्राइओज में कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं ट्राइओज के बारे में।
ट्राइओज के अंदर कितने कार्बन आएंगे? 3 कार्बन आएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:2:1। मतलब 1 कार्बन, हाइड्रोजन इसके डबल और ऑक्सीजन जितने कार्बन है। ठीक है, तो ट्राइओज है, ट्राइओज का फॉर्मूला क्या है? C3H6O3। मतलब यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अनुपात क्या है? 1:2:1। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला लिखे हुए हैं, चाहे वो टेट्राज है मतलब 4 कार्बन वाला, पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाला, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन वाला, इन सभी सूत्रों के अंदर आप देखोगे कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का अनुपात है वो कितना है? 1:2:1। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं ट्राइओज के बारे में। मतलब ऐसा मोनोसैकराइड जिसके अंदर 3 कार्बन पाए जाते हैं, तो उसे अपने क्या कहते हैं? ट्राइओज। अब जिन मोनोसैकराइड्स के अंदर जो एल्डोज शर्करा पाई जाती है उसका एग्जाम्पल है ग्लिसरैल्डिहाइड। मतलब ग्लिसरैल्डिहाइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है या एक ऐसा मोनोसैकराइड है जिसके अंदर एल्डोज शर्करा पाई जाती है और इसमें कार्बन कितने पाए जाते हैं? 3 कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए इसे अपने ट्राइओज के अंदर रखते हैं। और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्या नाम है इसका? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। इसके अंदर कीटोन शर्करा पाई जाती है या कीटोज शर्करा पाई जाती है, इसीलिए इसे एक अलग समूह में रखा है अपने। जिनके अंदर एल्डिहाइड शर्करा पाई जाती है उन सभी को अपने रखा है एल्डोज समूह के अंदर, और जिनके अंदर कीटोन शर्करा पाई जाती है उन्हें अपने रखा है कीटोज समूह के अंदर। लेकिन इन सभी का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो एक ही होगा कि ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का जो सूत्र है वो सेम ही सूत्र है। मतलब ये दोनों क्या है? ट्राइओज हैं। लेकिन जब एक के अंदर यदि एल्डिहाइड शर्करा है तो वो तो आ जाएगा एल्डोज समूह के अंदर, जिसके अंदर कीटोन शर्करा होगी वो किस में आ जाएगा? कीटोज समूह के अंदर या कीटोन समूह के अंदर। अपने यहाँ पर देखते हैं जैसे टेट्रोज के अंदर, मतलब यहाँ पर कौन से कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे या कौन से मोनोसैकराइड आएंगे जिनके अंदर 4 कार्बन है। ठीक है, तो ऐसा मोनोसैकराइड या ऐसा टेट्रोज जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो कौन सा है? इरिथ्रोज शर्करा है। और जिसके अंदर कीटोन समूह है या कीटोज शर्करा है उस शर्करा का क्या नाम है? इरिथ्रुलोज शर्करा है। और ये काफ़ी फेमस है, पेंटोज, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर 2 शर्कराएं आती हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। जो राइबोज शर्करा होती है ये किसके अंदर होती है? आरएनए के अंदर। और जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है ये किसके अंदर होती है? डीएनए के अंदर। मतलब जो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शर्कराएं हैं ये किस प्रकार की शर्कराएं हैं? एल्डोज शर्कराएं हैं। इनके अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। और इसी के जैसी ही, मतलब एक पेंटोज शर्करा है इसी के जैसी ही, लेकिन उसके अंदर कौन सा समूह पाया गया है? कीटोन समूह पाया गया है। तो वो कौन सी शर्करा है? वो है कीटोज शर्करा। उसका नाम क्या है? राइबुलोज। मतलब सूत्र सेम ही होगा। इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये कौन सी शर्कराएं हैं? एल्डिहाइड या एल्डोज शर्कराएं हैं। इनके अंदर कीटोन समूह है तो ये किसके अंदर आ जाती हैं? कीटोज शर्करा के अंदर। और हेक्सोज, जो आपने सभी के याद है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या आपने याद किया है? C6H12O6। तो जो ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं तो किस प्रकार की शर्करा है? हेक्सोज शर्करा है। लेकिन ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप पाया जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। तो इसी कारण जो ग्लूकोज है वो कौन सी शर्करा है? एल्डोज शर्करा है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये कौन सी शर्कराएं हैं? एल्डोज शर्कराएं हैं। और जो फ्रक्टोज है जिसका भी आपने नाम सुना होगा, फ्रक्टोज का भी वही फॉर्मूला होता है, वही सूत्र होता है जो कि ग्लूकोज का होता है। लेकिन फ्रक्टोज के अंदर कीटोन समूह पाया जाता है, इसी कारण जो फ्रक्टोज है वो कीटोज शर्करा के अंदर आती है, ना कि एल्डोज शर्करा के अंदर आती है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर डिफरेंस क्या है? अंतर क्या है? कि इनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनका अंतर क्या है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, इसी कारण ये आती है एल्डोज शर्करा के अंदर। और जो फ्रक्टोज है इसके अंदर कीटोन समूह पाया जाता है और ये किसके अंदर आती है? कीटोज शर्करा के अंदर। तो इस टेबल को आपने याद रखना है कि ये जो शर्कराएं हैं इनके अंदर कीटोन समूह पाया गया है, ये जो शर्कराएं हैं इनके अंदर एल्डिहाइड समूह पाया गया है, इसी कारण ये एल्डोज शर्कराएं हैं। और इनके अंदर कीटोन समूह पाया गया है और ये कौन सी शर्कराएं हैं? कीटोज शर्कराएं हैं। और इनके अंदर 3 कार्बन है, इसी कारण ये ट्राइओज हैं। इन दोनों के अंदर 4 कार्बन है, इसी कारण ये टेट्रोज के अंदर आती हैं। राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबुलोज के अंदर 5 कार्बन है, ये पेंटोज के अंदर आती हैं। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज के अंदर 6 कार्बन है तो ये हेक्सोज के अंदर आती हैं। लेकिन ग्रुप के आधार पर, समूह के आधार पर इनको अलग अलग रखा गया है, एल्डोज शर्करा के अंदर और कीटोज शर्करा के अंदर। मोनोसैकराइड के बाद नेक्स्ट आता है ओलिगोसैकराइड।
तो ओलिगो का मतलब क्या होता है? कुछ, मतलब 2 से लेकर 10। और सैकराइड का मतलब क्या होता है? सैकराइड का मतलब होता है शर्करा। ठीक है, तो ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं कि ओलिगोसैकराइड्स में 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड के अणु होते हैं। मतलब मोनोसैकराइड के अंदर सिर्फ एक ही शर्करा थी और ओलिगोसैकराइड 2 से लेकर 10 शर्कराओं को आपस में मिलाकर बने होते हैं, या 2 से 10 मोनोसैकराइड से मिलकर बने होते हैं। तो ओलिगोसैकराइड्स कौन से अणु होते हैं कि ओलिगोसैकराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स हैं या वे अणु हैं जो 2 या 10 मोनोसैकराइड से मिलकर बने होते हैं। मतलब कम से कम तो 2 और ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसैकराइड के अणुओं से आपस में मिलकर बने होते हैं। अर्थात ये शर्कराएं जल अपघटित होकर कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 10 सरलतम शर्कराओं को उत्पन्न करती हैं। मतलब यदि ओलिगोसैकराइड 2 शर्कराओं से मिलकर बना है तो जल अपघटन होने पर वो 2 शर्कराओं को उत्पन्न कर देगा, मतलब 2 मोनोसैकराइड को वो उत्पन्न कर देगा। और जब कोई ओलिगोसैकराइड 10 मोनोसैकराइड से मिलकर बना है तो जब उसका जल अपघटन होगा तो वो 10 मोनोसैकराइड में टूट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनकी संरचना में उपस्थित मोनोसैकराइड इकाइयों के आधार पर इन्हें डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड में विभक्त किया गया है। मतलब जिस ओलिगोसैकराइड के अंदर 2 मोनोसैकराइड होंगे तो वो आ जाएगा डाइसैकराइड के अंदर, जिसके अंदर 3 मोनोसैकराइड होंगे वो आ जाएगा ट्राइसैकराइड के अंदर, जिसके अंदर 4 मोनोसैकराइड होंगे वो आ जाएगा टेट्रासैकराइड के अंदर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सबसे पहला है डाइसैकराइड, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 मोनोसैकराइड से मिलकर बने होते हैं। तो डाइसैकराइड के एग्जाम्पल कौन से हैं? सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। ट्राइसैकराइड के एग्जाम्पल कौन से हैं? रैफिनोज है। टेट्रासैकराइड के एग्जाम्पल कौन से हैं? स्टैकियोज है। इसमें से जो डाइसैकराइड है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो पादपों के अंदर पाया जाता है। तो जो सुक्रोज है वो किससे मिलकर बना होता है? सुक्रोज मिलकर बना होता है एक तो ग्लूकोज से और एक फ्रक्टोज से। तो अपने को पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या हैं? मोनोसैकराइड हैं। तो ये डाइसैकराइड है, मतलब 2 मोनोसैकराइड से मिलकर बना हुआ है। और 2 मोनोसैकराइड कौन से हैं? एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। और ये जो सुक्रोज शर्करा है ये गन्ने और चुकंदर में पाई जाती है। दूसरी आती है लैक्टोज शर्करा। जो लैक्टोज है ये क्या है? एक डाइसैकराइड है, मतलब ये भी 2 मोनोसैकराइड से मिलकर बना है। और इसमें कौन कौन से 2 मोनोसैकराइड हैं? एक तो ग्लूकोज और दूसरा कौन सा? गलैक्टोज। और ये जो लैक्टोज शर्करा होती है ये दूध में पाई जाती है, इसी कारण इसे दूध शर्करा भी कहते हैं। और लास्ट में है माल्टोज। माल्टोज भी क्या है? एक डाइसैकराइड है, मतलब ये भी 2 मोनोसैकराइड से मिलकर बना होता है। और इसमें कौन से 2 मोनोसैकराइड होते हैं? ग्लूकोज और ग्लूकोज, मतलब 2 ग्लूकोज अणुओं से मिलकर क्या बनता है? माल्टोज बनता है। और ये दोनों आपस में एक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज या ग्लूकोज गलैक्टोज या ग्लूकोज और ग्लूकोज, ये दोनों आपस में एक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और उस बंध का नाम क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक। तो इस बंध का नाम आपने याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 2 मोनोसैकराइड आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उस बंध का क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक बंध। और इसका तीसरा प्रकार है लास्ट, पॉलीसैकराइड। मतलब इसके अंदर काफी सारे मोनोसैकराइड पाए जाएंगे। ओलिगोसैकराइड के अंदर कितने मोनोसैकराइड थे? 2 से लेकर 10 तक। और पॉलीसैकराइड के अंदर 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड पाए जाएंगे। कि ये अनेक मोनोसैकराइड से मिलकर बना होता है, मतलब ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ये स्वादहीन होता है और जल में अविलेय होता है, मतलब इसका कोई भी स्वाद नहीं होता और जल में ये अघुलनशील होता है। तो जब इसका कोई स्वाद नहीं होता तो इसी कारण से अपने क्या कहते हैं? अशर्करा भी कहते हैं। कि पॉलीसैकराइड्स के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट आएंगे उन सभी को अपने अशर्करा भी कहते हैं और उनका कोई भी स्वाद नहीं होता। इसके उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे कुछ के उदाहरण है स्टार्च और ग्लाइकोजन। ये जो स्टार्च है आपको पता होगा कि जो पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? पौधों में भोजन संचित होता है स्टार्च के रूप में। और जो जंतु होते हैं जिसमें मानव भी आता है, बहुत सारे पशु भी आते हैं, तो जंतुओं के अंदर जो भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो ये आपने याद रखना है कि पौधों में तो जो भोजन स्टोर होता है वो होता है स्टार्च के रूप में, और जंतुओं में जो भोजन स्टोर होता है वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है ये तो हैं सरल पॉलीसैकराइड, ठीक है। और जो पैक्टिन है, लिग्निन है और हेमीसेलुलोज हैं ये हैं जटिल पॉलीसैकराइड्स। तो अपने को पता ही है कि जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य भाग होता है या मुख्य अवयव होता है।
सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया। इसमें से जो मेन है वो सबसे मेन कौन सा होता है? सेलुलोज। कि सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति का एक मुख्य भाग है या मुख्य अवयव है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने आपको अभी बताया था कि स्टार्च के रूप में पौधों में भोजन संचित होता है। कि विश्व में या पृथ्वी पर जितने भी पौधे पाए जाते हैं उन सभी पौधों में जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है या स्टोर होता है। स्टार्च को अपने अमाइलम भी कहते हैं, तो ये अपने याद रखना है कि स्टार्च को अपने अमाइलम भी कहते हैं। और स्टार्च का स्रोत क्या होता है? आलू, चावल और शकरकंद, इन सभी में स्टार्च पाई जाती है। और जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में भोजन संचित रहता है, इसी कारण इसे जंतु स्टार्च भी कहते हैं। मतलब जो स्टार्च है वो तो पाई जाती है पौधों में, लेकिन ग्लाइकोजन है वो किसमें पाई जाती है? जंतुओं में। इसी कारण ग्लाइकोजन को जंतुओं का स्टार्च या जंतु स्टार्च भी कहते हैं। अब जंतुओं में पाई जाती है ग्लाइकोजन, मतलब जंतुओं को जो ऊर्जा है वो किससे मिलेगी? ग्लाइकोजन से मिलेगी। तो जब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं या फैलती हैं तो उस समय जो मांसपेशियों के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है उस ग्लाइकोजन से शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। कि मांसपेशियों में सिकुड़ने या फैलने के समय जो संचित ग्लाइकोजन होता है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। स्टूडेंट्स, अभी अपने दो प्रकार के पॉलीसैकेराइड पढ़े थे, एक तो सरल पॉलीसैकेराइड और दूसरा पढ़ा था अपने जटिल पॉलीसैकेराइड। सरल पॉलीसैकेराइड कौन से थे? स्टार्च और ग्लाइकोजन। की सरल पॉलीसैकेराइड कौन से होते हैं? कि ये पॉलीसैकेराइड सिर्फ एक ही तरह की शर्करा से मिलकर बने होते हैं। और जो जटिल पॉलीसैकेराइड होते हैं ये पॉलीसैकेराइड अन्य अणुओं के साथ भी संयुक्त रहते हैं। ठीक है, तो सरल पॉलीसैकेराइड कौन से हैं? जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की शर्करा से मिलकर बने होते हैं, जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन। और जटिल पॉलीसैकेराइड कौन से हैं? जिनके साथ अन्य अणु भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो हेमी सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज हमेशा लिग्निन के साथ संयुक्त रहता है। मतलब हेमी सेलुलोज है वो अकेला नहीं पाया जाता, वो हमेशा लिग्निन के साथ जुड़ा रहता है। और जो लिग्निन है वो सेलुलोज के साथ जुड़ा रहता है, और जो पेक्टिन है वो पेक्टिन भी सेलुलोज और लिग्निन के साथ जुड़ा रहता है। तो इसी कारण इन्हें अपने जटिल पॉलीसैकेराइड के अंदर रखते हैं। लास्ट में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जैविक कार्य। तो जैविक कार्य कौन से हैं? कि यह मनुष्य के भोजन का महत्वपूर्ण अंग है। कि मनुष्य भोजन खाता है, उस भोजन में ज्यादातर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो इसी कारण जो शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है वो किसके द्वारा होती है? कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा ही होती है। कोशिका झिल्लियों के निर्माण में और कोशिका भित्तियों के निर्माण में भी कार्बोहाइड्रेट्स सहायक होते हैं। तो ये अपना जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला टॉपिक था बच्चों, ये हो गया अपना कंप्लीट। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने जो क्लासमेट्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप शेयर कीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।